हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी IQ PCS पर। आप जुड़ चुके हैं स्टडी IQ PCS चैनल के साथ। मैं शुभम सरधालिया हरियाणा राज्य के करंट अफेयर्स के लिए एक स्पेशल लेक्चर सीरीज लेकर के आ चुका हूं। आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स या बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट मुझे यूट्यूब कमेंट्स और सोशल मीडिया हैंडल्स पर आ रही थी कि सर, हरियाणा करंट अफेयर्स को आप अगर जनवरी टू जून की एक कंपाइलेशन तैयार कर दें सो दैट एग्जाम के अंदर हमें मदद मिल सके, तो उस दिशा में मैं काम जो है वो कर रहा था। और हरियाणा राज्य में जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स का पहला लेक्चर लेकर के मैं जुड़ा हूं दोस्तों। इस पूरे जनवरी महीने में वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो हरियाणा राज्य के अंदर हुई हैं और जो एग्जाम के अंदर हमसे पूछी जा सकती हैं, उनमें से जो जिनकी सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी थी वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये पूरी की पूरी कंपाइलेशन जो है वो हम कोशिश करेंगे कि एग्जाम से पहले पहले आपको मैं प्रोवाइड करा सकूं। तो दोस्तों, पहला हमारा लेक्चर इसमें जनवरी 2022 के हरियाणा के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे। इस पूरे के पूरे लेक्चर का PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से कि एक बार इस सेशन को शेयर कर दीजिए। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो है वो जरूर दिया कीजिए सो दैट कोई आपका फीडबैक है, कोई आप चेंज चाहते हैं, उन चीजों पर हम काम कर सके। तो डेफिनेटली इस लेक्चर सीरीज को शेयर करें, अपने कमेंट्स दें और जरूर हमें बताएं कि आपको किस तरीके की लग रही है ये स्पेशल हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लासेस। तो जनवरी 2022 की कंपाइलेशन इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। यहां पर हम 10 इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे जो जनवरी महीने के अंदर हमें देखने को मिले थे, हरियाणा राज्य से संबंधित थे। ओलंपियन नीरज चोपड़ा ऑनर्ड विद PVSM। ये तो आप सभी ने सुना होगा। 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में एथलेटिक्स की दिशा में गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय सेना के सूबेदार नीरज चोपड़ा, उन्हें रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर PVSM परम विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया है। ये हमारा पहला आर्टिकल है। तो दोस्तों, ओलंपियन नीरज चोपड़ा जिन्होंने ओलंपिक्स, टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था, उन्हें नवाजा जा रहा है परम विशिष्ट सेवा मेडल PVSM से। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे देश के अंदर अलग अलग ऑनर्स अवार्ड जो है वो अनाउंस होते हैं, जिसमें पद्म अवार्ड्स भी होते हैं। और सेना के अंदर दिए जाने वाले सम्मानों में से एक परम विशिष्ट सेवा मेडल जो है वो दिया गया है ओलंपियन नीरज चोपड़ा जी को। सूबेदार नीरज चोपड़ा जिन्होंने इतिहास रचा था 2021 में बाय विनिंग इंडियाज फर्स्ट एथलेटिक्स गोल्ड मेडल। जेवलिन थ्रो में इन्हें स्वर्ण पदक मिला था। एथलेटिक्स के कैटेगरी में पहली बार भारत ने गोल्ड जो है वो जीता है। ओलंपिक्स के अंदर भारत को एथलेटिक्स में अपना पहला गोल्ड मिला है, जिस चीज को एक्नॉलेज करते हुए भारत सरकार ने परम विशिष्ट सेवा मेडल और भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री देने की घोषणा करी थी नीरज चोपड़ा जी को। तो ये इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का सवाल हमसे पूछा जा सकता है कभी कि किस एथलीट को एक इवेंट को जीतने के लिए पद्मश्री और PVSM परम विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया है, तो वो कौन है? वो नीरज चोपड़ा है। ये हमें याद रखना है। 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में इन्हें ये स्वर्ण पदक जो है वो मिला था, जिस वजह से इन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया। तो इस तरीके से माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा इन्हें ये सम्मान जो है वो दिया गया था। तो ये हमारा सबसे पहला आर्टिकल है। हम बात कर लेते हैं PVSM की। परम विशिष्ट सेवा मेडल दोस्तों क्या होता है? परम विशिष्ट सेवा मेडल ये एक मिलिट्री अवार्ड है, एक सैन्य सम्मान है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि PVSM इनको दिया गया है। तो PVSM दरअसल होता क्या है? PVSM एक सैन्य सम्मान है। आपने अवार्ड्स के बारे में सुना होगा, पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न। इसके अलावा आर्मी के अंदर अलग अलग अवार्ड्स दिए जाते हैं, विशिष्ट सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल। इस तरीके से मिलिट्री ऑनर है, सैन्य सम्मान है, जो कि मिलिट्री पर्सनल को दिया जाता है। क्योंकि नीरज चोपड़ा जो है वो भारतीय सेना में कार्यरत है, वो सूबेदार है, इस वजह से उन्हें सेना की ओर से ये PVSM मेडल से नवाजा गया है। इसकी शुरुआत हुई थी 1960 में। 1960 में इस PVSM को देने की प्रथा जो है वो शुरू हुई थी एंड तब से इट इज अवॉर्डेड इन रिकॉग्निशन टू द पीस टाइम सर्विस ऑफ द मोस्ट एक्सेप्शनल ऑर्डर एंड मे बी अवॉर्डेड पॉस्ट्यूमसली। दोस्तों, सेना के अंदर जो सशस्त्र बल हैं, आर्म्ड फोर्सेस, उनके अंदर काम कर रहे सैनिकों को, जवानों को, अधिकारियों को PVSM से सम्मानित किया जाता है। ये पीस टाइम अवार्ड है, यानी कि शांति के समय में जब किसी देश के साथ हमारा युद्ध नहीं हो रहा हो, ऐसी सिचुएशन में अगर कोई भी सैन्य कर्मी बहुत ही एक
एक्सेप्शनल सर्विस जो है वो देते हैं अपने देश के लिए, तो उन्हें इस सम्मान से नवाजा जाता है। तो ये सम्मान मरणोपरांत भी दिया जाता है पॉस्ट्यूमसली। कई बार ऐसा होता है कि दुश्मनों से लोहा लेते हुए, आतंकी विरोधी गतिविधियों को कैरी आउट करते हुए किसी की अगर शहादत हो जाती है तो उन्हें भी इस सम्मान से नवाजा जा सकता है मरणोपरांत पॉस्ट्यूमसली। तो पीस टाइम में अगर कोई सैन्य कर्मी किसी भी फील्ड में, जैसे हमने देखा कि इस केस में स्पोर्ट्स की कैटेगरी में उन्हें यह अवार्ड दिया गया है, तो किसी भी फील्ड के में अगर एक्सेप्शनल सर्विसेज जो है वो देते हैं तो उन्हें इस अवार्ड से नवाजा जाता है। इससे रिलेटेड अगर हम एक क्वेश्चन देखें तो रिसेंटली विच एथलीट फ्रॉम हरियाणा इज अवॉर्डेड विद PVSM, हाल ही में परम विशिष्ट सेना मेडल से किस एथलीट को नवाजा गया है? तो हाल ही में हरियाणा में किस एथलीट को PVSM से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस है रवि दहिया, नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक। ये चारों वो नाम है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स में भारत का और हरियाणा राज्य का नाम जो है वो रोशन किया है। आंसर हमने अभी अभी देखा है सर, नीरज चोपड़ा जो है वो यहां पर करेक्ट आंसर होगा। सूबेदार नीरज चोपड़ा जी को हाल ही में PVSM से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये पहला न्यूज आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। डिजिटल हरेरा कोर्ट, हरियाणा में पहली बार डिजिटल हरेरा कोर्ट जो है वो बनाया गया है। इसके विषय पे ये आर्टिकल बात करता है। यहां पर हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो रियल एस्टेट है उसको रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई, जिसके बारे में हम बात करेंगे। हरियाणा राज्य में के अंदर ये हरेरा के नाम से जाने जाती है, हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। गुरुग्राम ने हाल ही में ये घोषणा करी थी कि कंप्लीट डिजिटलाइजेशन होगा गुरुग्राम की रेरा कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम का। पहले इस आर्टिकल को समझने के लिए हमें समझना होगा रेरा क्या है, हरेरा क्या है, फिर हम इस डिजिटल कोड को के प्रोसेस को समझ पाएंगे। यहां पर पहले हम बात करते हैं हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में। तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट जारी किया था, जिसे रेरा कहा जाता है। जब भी आप कोई रेजिडेंशियल रियल एस्टेट परचेज करने जाते हैं तो जो भी कंपनी होती है जिनसे आप वो रियल एस्टेट परचेज कर रहे होते हैं, वो अपनी विशेषताओं के अंदर आपको बताएंगे कि सर हम रेरा रजिस्टर्ड है, रियल एस्टेट रेगुलेशन को हम फॉलो करते हैं। तो इस दिशा में भारत सरकार ने ये रेरा एक्ट जो है वो लाया था। ये 1 मई 2017 को एग्जिस्टेंस में आया था। इस रेरा एक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने भी, रेरा एक्ट का क्या काम था सर, जो हमारा रियल एस्टेट बायर है वो कहीं चीटेड ना हो। ओवर द पीरियड हमने देखा जिस तरीके से अर्बनाइजेशन हो रही थी, जब शहरीकरण होना शुरू हुआ, तो जो अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो NCR रीजन जो कहलाता है, भारत की राजधानी नई दिल्ली के आसपास जो इलाके थे, अगर हम हरियाणा की तरफ देखें तो हमारे गुरुग्राम शहर है, अगर हम यूपी की तरफ देखें तो नोएडा है। तो यहां पर अर्बन कॉग्लोमरेशन जो है वो डेवलप हो रहे थे, यानी कि अलग अलग हिस्सों से लोग अर्बन सेंटर्स में आने का प्रयास कर रहे थे। जब इतने सारे लोग यहां पर पहुंच रहे थे, इसके साथ ही यहां पर जो डिमांड थी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की, घरों की मांग एकदम बढ़ गई थी। उस समय बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो इस पूरे के पूरे रोल में है। उन्होंने अलग अलग प्रोजेक्ट्स बना करके बेचना शुरू किया, जिसे हम आज कहते हैं सोसाइटी कल्चर या स्काई स्क्रैपर्स या फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जिन्हें कहा जाता है। आज आप NCR रीजन में जाएं, आपको अलग अलग हिस्सों में ऊंची ऊंची इमारतें नजर आएंगी। तो ये कल्चर धीरे धीरे डेवलप हो रहा था। बाहर के इलाकों से लोग आ रहे थे, अलग अलग स्टेट से लोग आ रहे थे यहाँ काम करने के लिए, किसी अन्य रीजन से। उन्हें रहने के लिए घरों की आवश्यकता थी। इन घरों को परचेज करने के लिए इस तरीके के जो प्राइवेट प्लेयर्स थे उन्होंने ये घर बेचना शुरू किए। लेकिन ग्रेजुअली चीज सामने आई कि बहुत सारे लोग जो है वो चीटेड फील कर रहे थे। वो पैसा दे देते थे, उन्हें घर मिल नहीं पाता था, या जो प्रोमिसेस उन्हें किए जाते थे वो फुलफिल नहीं होते थे। जब सरकार ने इस पूरे के पूरे मामले का संज्ञान लिया तो सरकार को लगा कि रियल एस्टेट की दिशा में एक ऐसा स्ट्रिक्ट एक्ट होना चाहिए सो दैट इस प्रकार की धोखाधड़ी जो है वो किसी के साथ ना हो। तो 2016 में केंद्र सरकार ने ये एक्ट जो है वो पारित किया, और उसके बाद साइमल्टेनियसली हरियाणा गवर्नमेंट ने हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट रूल्स 2017 को नोटिफाई किया, जो कि 28 जुलाई 2017 को प्ले में आए थे।
regulations of the real estate sector was under discussion since 2013 and the RERA Act eventually came in 2016. 2013 से ही सरकार जो है वो इस दिशा में काम कर रही थी कि लोग चीटेड ना फील करें, लोगों के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो, उन्हें अपनी हार्ड अर्न्ड मनी जो है उसे लूज ना करना पड़े। और अल्टीमेटली रेरा एक्ट जो है वो केंद्र सरकार द्वारा 2016 में बनाया गया। उद्देश्य क्या था इस रेरा एक्ट का? इस रेरा एक्ट का उद्देश्य यह था कि ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी हो सके कंज्यूमर्स के लिए। जो कंज्यूमर्स हैं, जो रियल एस्टेट को परचेज कर रहे हैं, जो घर परचेज कर रहे हैं, तो जो प्रोवाइडर है, जो रियल एस्टेट ओनर्स हैं, उनकी एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए कंज्यूमर्स के लिए कि अगर हमने आपसे पैसा लिया है तो इतने समय में आपको आपका घर जो है वो दे दिया जाएगा। जो जो बातें हमने प्रॉमिस करी है वो सब चीजें आपको मिलेंगी, सो दैट किसी प्रकार के फ्रॉड्स, कोई डिलेज जो है वो ना हो सके। और अगर कभी कोई डिस्प्यूट आते हैं, ऐसा नहीं है कि चीजें 100% स्मूथ चलती है, बहुत बार डिस्प्यूट्स भी आएंगे, बहुत बार दिक्कतें भी आएंगी। इस सिचुएशन में फास्ट ट्रैक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी जो है वो बनाया जाएगा। यानी कि अगर कोई डिस्प्यूट आता भी है तो उसको बहुत जल्दी उस विवाद का समाधान जो है वो किया जाएगा। इसके लिए रेरा कोर्ट्स भी बनाए गए जहां पे एमिकेबली मिलकर के जो डिस्प्यूट है उनको, उसको दोनों या तीनों पार्टीज में सॉल्व किया जाता था। मान लीजिए एक होम बायर है, उनको लगा कि जितने समय में उन्हें प्रॉमिस किया गया था कि उन्हें घर मिलेगा, वो घर उतने समय में नहीं मिल पाया, तो वो इस प्रकार के रेरा कोर्ट्स में इस डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं। इन डिस्प्यूट्स को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक बेसिस पे एड्रेस किया जाएगा। तो ये था रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट रेरा, जिसे कहा जाता है। रेरा की दिशा में हरियाणा राज्य ने हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट लागू किया, जिसको नाम दिया गया क्या? HERA, हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट। तो इसका नाम दिया गया हरेरा। और इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए रेरा के अंदर रेरा कोर्ट्स का एक प्रावधान था कि रेरा के कोर्ट्स बनाए जाएंगे जहां पर ये डिस्प्यूट सॉल्व होंगे। तो जब हरियाणा ने इस लॉ को इंप्लीमेंट, इस एक्ट को इंप्लीमेंट किया, तो हरियाणा के अंदर हरेरा कोर्ट्स की बात जो है वो की गई। और अब जनवरी 2022 में हरियाणा के एक शहर में पहली बार डिजिटल हरेरा कोर्ट जो है वो बनाया गया है। तो ये हमारा न्यूज आर्टिकल था, फर्स्ट डिजिटल हरेरा कोर्ट। तो ये फर्स्ट डिजिटल हरेरा कोर्ट कहां पर बनाया गया है? गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम में इस ज्यूरिस्डिक्शन में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है जो कि फॉल करता है अंडर द एम्बिट ऑफ रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट ऑफ हरियाणा, तो उसको अब डिजिटल तरीके से सॉल्व कर दिया जाएगा। पूरी जो जानकारी है, तो इस पूरे के पूरे इनिशिएटिव के तहत हरियाणा को पहला डिजिटल रेरा कोर्ट मिल चुका है, डिजाइंड एंड डेवलप टू एनेबल ऑल इट्स स्टेक होल्डर्स। जितने भी हितधारक हैं, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो रियल एस्टेट ओनर्स हो, चाहे वो बीच में इन्वॉल्व ब्रोकर्स हो, इन सभी को एक सिंगल प्लेटफॉर्म के जरिए इनका कोई भी डिस्प्यूट है उसका रेजोल्यूशन किया जाएगा फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम और ऑफिस। अब आपको अपने डिस्प्यूट को लेकर के, जो कंज्यूमर था वो कितना परेशान था, वो कहता था कि सर मैंने अपनी हार्ड अर्न मनी दे दी, मुझे लग रहा है मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, और इस फ्रॉड के रिड्रेसल के लिए मुझे अपना काम वाम छोड़ करके रेरा कोर्ट्स के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, मैं अपना सब काम छोड़ करके अपने पैसे के पीछे भाग रहा हूं। तो इस वजह से अपने घर या अपने ऑफिस की कन्वीनियंस से ही अब गुरुग्राम ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर डिजिटल रेरा कोर्ट की मदद से डिस्प्यूट रिड्रेसल जो है वो किया जा सकेगा। ये फैसला जनवरी 2022 में लिया गया था। आई होप हम ये हरेरा कोर्ट का, डिजिटल हरेरा कोर्ट का कंसेप्ट जो है वो समझ पाए होंगे। इट इज अ डेडिकेटेड कोर्ट फॉर रियल एस्टेट सेक्टर एंड हैज फास्ट केस रेजोल्यूशन रेट। नॉर्मल एक प्रोसेस हमारे पास क्या था, हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जुडिशरी सिस्टम था। अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट होता है उसको उस कोर्ट में ले जाइए, जो नॉर्मल हमारी रेगुलर कोर्ट्स है, लेकिन वहां पर ऑलरेडी वर्कलोड बहुत ज्यादा था, जिस वजह से ये कोर्ट्स जो है वो अपने बढ़ते हुए वर्कलोड के कारण इस तरीके के केसेस को हैंडल करने में बहुत ज्यादा समय जो है वो चला जाता था। इस वजह से डिसाइड किया गया कि अर्लीस्ट टाइम पॉसिबल में रिड्रेसल जो है वो होना चाहिए, फैसला जो है वो होना चाहिए। इस वजह से डेडिकेटेड कोर्ट्स बनाए गए जिन्हें रेरा कोर्ट्स कहा गया फॉर रियल एस्टेट सेक्टर के। रियल एस्टेट में अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो उसके लिए अलग से रेरा कोर्ट जो है वो मौजूद है। यहां पर इनका रिकॉर्ड रहा है कि ये बहुत तेजी से केसेस को रिजॉल्व करते हैं। रेरा एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ होम बायर्स इन इंडिया। भारत में जो घर खरीदने का सपना देख रहे हैं, घर के खरीदारों के हितों को सुरक्षित रखने का काम जो है वो रेरा द्वारा किया जाता है। दोस्तों अनडाउटेडली इंडिया के अंदर
यहाँ से किसी भी देश के अंदर घर खरीदना जो है वो किसी भी इंसान के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो मानी जाती है और इसी दिशा में ये पूरा का पूरा कदम जो है वो उठाया गया है। क्वेश्चन हमसे इस तरीके से पूछा जा सकता है, हरियाणा का पहला डिजिटल हरेरा कोर्ट जो है वो किस जिले में स्थापित किया गया है? क्योंकि हमने पूरी डिस्कशन जो है वो समझ लिया, हम बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। हरियाणा का पहला डिजिटल हरेरा कोर्ट जिस जिले में स्थापित किया गया है उस जिले का नाम है गुरुग्राम। 4 ऑप्शन है, झज्जर, करनाल, गुरुग्राम, रोहतक। तो हमें याद रखना है गुरुग्राम के अंदर पहला डिजिटल हरेरा कोर्ट जो है वो बनाया गया है। दोस्तों, हमने पीवीएसएम की बात करी, परम विशिष्ट सेवा मेडल जो कि श्री नीरज चोपड़ा जी को, सूबेदार नीरज चोपड़ा जी को दिया गया है। उसके अलावा गणतंत्र दिवस समारोह की पूर्व संध्या को पद्मा अवार्ड्स की भी घोषणा जो है वो की जाती है। तो देश के अंदर 2022 वर्ष के लिए पद्मा अवार्ड्स की घोषणा की गई और हरियाणा राज्य से 5 लोगों को चुना गया है इन पद्मा अवार्ड्स के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमसे पूछा जा सकता है, अगर टोटली सब्जेक्टिव क्वेश्चन की मैं बात करूं तो हमसे सीधा पूछा जा सकता है कि कितने लोगों को यहां पर पद्मा अवार्ड हरियाणा राज्य से दिया गया है। तो जनवरी 25, 2022 को भारत सरकार ने पद्मा अवार्ड्स 2022 की घोषणा जो है वो कर दी थी। 2022 में किस किस को पद्मा अवार्ड दिए जाएंगे इस बात की घोषणा जो है वो सरकार द्वारा की गई थी। कौन कौन लोग शामिल हैं दोस्तों? ऐसे तो बहुत लंबी लिस्ट है पद्मा अवार्ड विनर्स की, लेकिन हम यहां पर डिस्कस करेंगे उन लोगों को जो पद्मा अवार्ड जिन्हें 2022 में दिया गया है और वो हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहले तो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा है, पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट सुमित अंतिल है। दे हैव परफॉर्म्ड रिमार्केबली वेल इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। खेलकूद की दिशा में इन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था, तो ये इस लिस्ट में शामिल है। ओम प्रकाश गांधी इन सोशल वर्क, मोतीलाल मदान इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, राघवेंद्र तंवर इन लिटरेचर एजुकेशन। इन लोगों को 5 लोगों को हरियाणा राज्य के जो रहने वाले हैं उन्हें 2022 के पद्मा अवार्ड्स की सूची में जो है वो शामिल किया गया था। तो इस तरीके से हमें एटलीस्ट नंबर जो है वो मालूम होना चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चन हम एग्जाम में देख सकते हैं शायद कि कितने हरियाणा के नागरिकों को 2022 के पद्मा अवार्ड से नवाजा गया है। तो नंबर हमें याद रखना है सर 5 लोगों को जो कि हरियाणा के नागरिक हैं उन्हें पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आई होप हम ये क्वेश्चन जो है वो समझ पाए होंगे। हरियाणा के कितने निवासियों को हाल ही में 2022 के पद्म पुरस्कार से सम्मानित जो है वो किया गया है। आई होप दोस्तों यहां तक हमको चीजें क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं एक और आर्टिकल के साथ में, रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम लिंकिंग दिल्ली एंड हिसार। तो देश की राजधानी दिल्ली को हिसार के साथ कनेक्ट करते हुए एक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, इसको आसान भाषा में हम मेट्रो भी कह सकते हैं। तो रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है? क्षेत्रीय एक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रणाली जिसे रैपिड ट्रांजिट सिस्टम या फिर मेट्रो हम कॉमनली जिस नाम से जानते हैं। तो हाल ही में यह फैसला किया गया कि हरियाणा सरकार ने एक कदम उठाया है जिससे दिल्ली, भारत की राजधानी को हरियाणा के हिसार के साथ कनेक्ट किया जाएगा ताकि यहां पर रेल कनेक्टिविटी जो है वो बेहतर हो सके। इसके लिए एक प्रस्ताव जो है वो, एक प्रपोजल जो है वो हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार को दिया है कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को डेवलप किया जाए, एक मेट्रो जैसी सुविधा जो है वो मिल सके हिसार से दिल्ली तक। तो हिसार से दिल्ली तक का जो पूरा का पूरा स्ट्रेच है वहां पर मेट्रो की सुविधा शुरू की जाए। ये प्रपोजल, ये प्रस्ताव जो है वो हरियाणा सरकार ने भेजा था सेंट्रल गवर्नमेंट को। दोस्तों अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो करीब करीब 165 किलोमीटर्स का डिस्टेंस जो है वो इस पूरे के पूरे रीजन में है। तो यहां से इस तरीके से 3-3.5 घंटे की ये जर्नी है। तो इसको अगर मेट्रो से कवर किया जाता है तो काफी इंपॉर्टेंट सिटीज जो है वो इसके एम्बिट में आ जाएंगे। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम अगर यहां पे डेवलप होता है तो क्या उससे फायदे होंगे? अनडाउटेडली सर, कनेक्टिविटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसका बन जाएगा। हमारे पास लाइव एग्जांपल है दिल्ली मेट्रो का। आज दिल्ली मेट्रो जो है वो कितने दूर दूर के हिस्सों को आपस में जोड़ती है, चाहे गुरुग्राम है, चाहे दिल्ली है। तो आसपास के सभी इलाकों को आपस में कनेक्ट करने के लिए दिल्ली मेट्रो जो है वो बहुत अहम भूमिका निभा रही है। जो लोग दिल्ली एनसीआर रीजन में रहते हैं, अगर आप में से कुछ लोग इस रीजन से बिलोंग करते हैं या आप कभी यहां पर आए हैं तो आप समझ सकते हैं कि अगर इस इलाके में मेट्रो सिस्टम ना होता तो यहां पर ट्रैवलिंग कितना बड़ा टास्क बन जाता। तो इस तरीके की ट्रेन कनेक्टिविटी जो है वो डेवलप करने की बात की जा रही है हिसार और दिल्ली में। इससे क्या होगा? अनडाउटेडली जब इस तरीके की ट्रैवलिंग सिस्टम डेवलप होगा तो लोगों का आना जाना जो है वो कन्वीनियंट होगा, एयरपोर्ट्स के साथ में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, लोग ज्यादा कंफर्ट के साथ में ट्रैवल कर पाएंगे, उनके जॉब प्रोस्पेक्ट्स जो है वो बढ़ेंगे। यानी कि
अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हिसार में रहते हैं, उन्हें नौकरी के अवसर दिल्ली में मिल रहे थे, लेकिन किसी कारण से वो हिसार से दिल्ली शिफ्ट नहीं हो पा रहे थे और डेली अप डाउन करने का, रोज आने जाने का कोई साधन जो है, कोई रिलायबल सोर्स मौजूद नहीं था, जिस वजह से मजबूरी में उन्हें वो नौकरी जो है वो छोड़नी पड़ रही थी। लेकिन अब इस तरीके का सिस्टम जब डेवलप हो जाएगा तो यहां पर उनके लिए काफी ज्यादा सुविधा हो जाएगी। वो कभी भी जॉब एवेन्यूज को तलाश कर सकते हैं दिल्ली या उसके आसपास के इलाकों में। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि एक रिलायबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो यहां पर मौजूद है। इस तरीके की मेट्रो सर्विसेज जो है वो यहां पर बनाई जा रही है। तो ये जनवरी के अंदर ये प्रस्ताव जो है वो भेजा गया था हरियाणा सरकार के द्वारा केंद्र के लिए। तो इससे सवाल जो है हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हरियाणा के किस शहर से रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिल्ली के लिए प्रपोज किया जाएगा वाया मेट्रो रेल। तो मेट्रो रेल के माध्यम से एक क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है वो तैयार किया जाने का प्रस्ताव जो है वो दिया गया है। तो दिल्ली को कनेक्ट किया जाएगा हरियाणा के किस शहर से? तो आंसर हमें अनडाउटेडली पता है सर, हिसार वो शहर होने वाला है। ऑप्शन है हिसार, पलवल, फरीदाबाद, रेवाड़ी। फरीदाबाद के ऑलमोस्ट पेरीफेरी में मेट्रो सिस्टम जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो हिसार तक इस रैपिड मेट्रो सिस्टम को या रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को डेवलप किया जाए और इस दिशा में प्रस्ताव भेजा गया। अगर इसको मंजूरी मिलती है तो जल्द ही हिसार के लिए अलग से मेट्रो सिस्टम का निर्माण जो है वो शुरू हो जाएगा। अगले आर्टिकल पे चलते हैं। हरियाणा संस्कृत एकेडमी मैगजीन हरिप्रभा। हरियाणा राज्य में संस्कृत अकादमी की एक मैगजीन, एक पत्रिका हरिप्रभा जो है वो न्यूज के अंदर थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमें जानना है कि क्यों ये न्यूज के अंदर थी, क्या ऐसी विशेषता थी जिस वजह से इस मैगजीन को न्यूज के अंदर देखा गया था। तो हरियाणा संस्कृत अकेडमी की हरिप्रभा जर्नल हैज बीन लिस्टेड बाय द यूजीसी इन द संस्कृत रिसर्च जर्नल। दोस्तों, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक भारत सरकार की एक ऑटोनॉमस इकाई है जो यूनिवर्सिटीज को ओवरव्यू करती है, यूनिवर्सिटीज के रेगुलेशन जो है वो डिसाइड करती है। और यूनिवर्सिटीज के अंदर दोस्तों हायर एजुकेशन के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट शिक्षा की दिशा में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है जिसे कहा जाता है रिसर्च या अनुसंधान। रिसर्च क्या होता है? किसी भी ऐसे टॉपिक पे, किसी भी ऐसे विषय पे जो अभी तक किसी ने स्टडी नहीं करा है, उसका अध्ययन नहीं करा, उस पर अध्ययन करना और अपने इस अध्ययन से क्या निष्कर्ष निकल करके आता है, क्या आउटकम्स निकलते हैं, उसे पब्लिश करना। सोता है कि अलग देश के या दुनिया के अलग अलग लोगों को पता चल सके कि इस पर्टिकुलर डोमेन में ये काम हुआ है। तो यूजीसी जो है ये सारी की सारी चीजों को ओवरव्यू करता है, रेगुलेट भी करता है। तो यूजीसी अलग अलग जर्नल्स को जो है वो पब्लिश करता है। जर्नल क्या होता है दोस्तों? जर्नल एक प्रकार की मैगजीन, एक कंपाइलेशन होती है जहां पर रिसर्च पेपर शामिल किए जाते हैं। मान लीजिए मैं शोध करता हूं, मैं रिसर्च कर रहा हूं, तो मैंने किसी विषय पे रिसर्च किया, मैंने नई नई चीजें उस रिसर्च पे या उस टॉपिक पे ढूंढ करके निकाली जो अभी तक किसी ने नहीं ढूंढी थी। अब मैं चाहता हूं कि दुनिया तक ये चीजें पहुंचे, तो मैं अपने रिसर्च पेपर को किसी पर्टिकुलर जर्नल में जो है वो पब्लिश कराऊंगा। वो जर्नल जो है वो देखेगा कि क्या मेरा रिसर्च पेपर उस क्वालिटी का है, क्या वाकई में मैंने अपने शोध के अंदर ये जानकारियां एकत्रित करी हैं या ये निष्कर्ष जो है वो मैंने निकाला है। तो जर्नल सबसे ज्यादा मान्यता दिए जाते हैं वो जर्नल जो यूजीसी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। यानी कि एक अच्छी गुणवत्ता वाला जर्नल किसे माना जाएगा? जिसे यूजीसी की मान्यता, जिसे यूजीसी की रिकॉग्निशन जो है वो प्राप्त हो। और हाल ही में हरियाणा संस्कृत अकेडमी की हरिप्रभा, जो कि संस्कृत की एक मैगजीन है, संस्कृत की एक पत्रिका है, उसे यूजीसी ने जो है वो रिकॉग्नाइज कर लिया है। यानी कि अब हरिप्रभा जर्नल के अंदर जो है वो शोध के जो काम है, जो रिसर्च पेपर्स है वो पब्लिश होंगे। विद दिस द पेपर्स बीइंग पब्लिश्ड इन दिस जर्नल विल नाउ गेट एन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। जैसे ही हरिप्रभा नाम की इस पत्रिका को यूजीसी का रिकॉग्निशन मिलता है, अब इस पूरे के पूरे जर्नल के अंदर या इस पूरे के पूरे मैगजीन के अंदर जितने भी लोगों के शोध जो है, रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश होंगे, उन सभी रिसर्च पेपर्स को और उन सभी रिसर्चर्स को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये इस बात की ओर इशारा करेगा कि ये जर्नल जो है ये यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है, संस्कृत के क्षेत्र में यहाँ पे रिसर्च पब्लिश होते हैं, तो एक एम्बिट, एक रिकॉग्निशन जो है वो बढ़ जाती है। इस वजह से ये हरिप्रभा जर्नल जो है वो हाल ही में न्यूज के अंदर देखी गई थी। दिस विल बी फर्स्ट सच संस्कृत मैगजीन ऑफ हरियाणा विच हैज बीन इंक्लूडेड बाय द यूजीसी इन द लिस्ट ऑफ रिसर्च जर्नल्स। तो रिसर्च जर्नल्स की दिशा में पहली बार ऐसा होगा कि एक संस्कृत की मैगजीन जो हरियाणा से संबंध रखती है उसे शामिल किया गया है। तो यहां पे ये शायद टाइपिंग मिस्टेक है, इट्स जर्नल,
तो जर्नल क्या होते हैं? एक प्रकार की पत्रिका, एक प्रकार की मैगजीन जिसमें रिसर्च पेपर शामिल किए जाते हैं। तो विच मैगजीन ऑफ हरियाणा हैज बीन इंक्लूडेड इन द संस्कृत रिसर्च जर्नल लिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम बाय यूजीसी। संस्कृत की दिशा में कोई भी आप रिसर्च कर रहे हैं उसमें अलग अलग जर्नल्स को जो है वो यूजीसी रिकॉग्नाइज करती है। हरियाणा से पहली बार किस जर्नल को इस लिस्ट में शामिल किया गया है? ऑप्शंस है हरिभूमि, हरिग्रंथ, हरिप्रभा या हरिचरण। तो अनडाउटेडली हमने पूरी डिस्कशन में समझा हरिप्रभा इस जर्नल का नाम है जिसे अब यूजीसी का रिकॉग्निशन प्राप्त हुआ है। हरियाणा की किस पत्रिका को यूजीसी द्वारा पहली बार संस्कृत अनुसंधान सूची में शामिल किया गया है? तो हरिप्रभा जो है वो इसका राइट आंसर है। हरिप्रभा का रिकॉग्निशन जो है वो जनवरी के अंदर हुआ था, जिस वजह से ये एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जनवरी महीने का बन जाता है। अगले आर्टिकल पे चलते हैं दोस्तों। हरियाणा पुलिस अवॉर्डेड प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स कलर। प्रेसिडेंट कलर एक सम्मान है जिससे हाल ही में जनवरी महीने में ही हरियाणा पुलिस को अवार्ड किया गया था, नवाजा गया था। तो जनवरी 2022 में दी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा हरियाणा पुलिस को अपनी कमिटमेंट टू प्रोफेशनलिज्म के लिए प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड जो है वो दिया गया था। तो कौन सा विभाग है? हरियाणा पुलिस फॉर इट्स कमिटमेंट टू प्रोफेशनलिज्म। जिस प्रोफेशनल तरीके से, पेशेवर तरीके से हरियाणा पुलिस काम करती है उस चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड जो है वो हरियाणा पुलिस को हाल ही में दिया गया था। द प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड इज बेस्टोड अपॉन द मिलिट्री यूनिट इन द रिकॉग्निशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विसेज रेंडर्ड टू द नेशन बोथ इन पीस एंड वॉर। राष्ट्रपति का प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड जो है ये दिया जाता है किसी भी सैन्य इकाई को शांति और युद्ध दोनों ही समय में राष्ट्र को अपनी असाधारण सेवाएं देने के लिए किसी भी सैन्य संगठन को यह दिया जा सकता है, मिलिट्री को दिया जा सकता है, पुलिस को दिया जा सकता है, पैरामिलिट्री को दिया जा सकता है। तो 2022 में हरियाणा पुलिस वो डिपार्टमेंट है जिन्हें हरियाणा राज्य की पुलिस को, क्योंकि अपने पेशेवर तरीके से, अपने प्रोफेशनल तरीके से जैसे ये काम करते हैं उस चीज को देखते हुए ये सम्मान इनको दिया गया है। इस सम्मान का नाम है प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड पहली बार दिया गया था 27 मई 1991 को। इंडियन नेवी वाज द फर्स्ट इंडियन आर्म्ड फोर्स टू बी अवॉर्डेड विद प्रेसिडेंट्स कलर बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 27 मई 1951 को भारतीय नौसेना को सबसे पहले प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो है वो दिया था और हाल ही में 2022 में हरियाणा पुलिस को यह अवार्ड देकर के नवाजा गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट या इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो बन जाता है। विच डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट रिसेंटली अवॉर्डेड विद प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड। दोस्तों अगर हम प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड के बारे में भी जानते हैं तो हम इसका जवाब जो है वो आराम से दे सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये आर्म्ड फोर्सेस को या सुरक्षा बलों को ही दिया जाता है। तो ऑप्शन हमारे पास फाइनेंस, एजुकेशन, पुलिस और हेल्थ है। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि सर यहां पर आर्म्ड फोर्स या सुरक्षा बल तो जो है वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस ही है। तो इस वजह से इसका आंसर जो है वो सी होगा। लेकिन इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड किस दिशा में दिया जाता है। हरियाणा सरकार के किस विभाग को हाल ही में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर जो है वो है सी, हरियाणा पुलिस। तो हरियाणा पुलिस यहां पर राइट आंसर जो है वो हमारा होगा। आई होप यहां तक चीजें हमको समझ आई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 ईवी चार्जिंग स्टेशन ओपनड इन गुड़गांव। एक ऐसा चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है जहां पर एक समय में 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो चार्ज हो पाएंगे। 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने की क्षमता वाला एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है वो गुरुग्राम या गुड़गांव शहर के अंदर स्थापित किया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन विद द कैपेसिटी ऑफ 100 चार्जिंग पॉइंट्स फॉर 4 व्हीलर्स वाज ओपनड इन जनवरी 2022 एट दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे इन गुरुग्राम। दिल्ली जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग जो गुरुग्राम से होकर के गुजरता है, तो वहां पर उस राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहला ऐसा चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है जहां पर एक साथ 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो चार्ज हो पाएंगे। दोस्तों आप जानते हैं जिस तरीके से निरंतर सरकार का प्रयास इस ओर चल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंस हमारी विद्युत वाहनों की और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर हो, और बहुत सारे लोग जो है वो शिफ्ट भी करना चाहते थे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सर क्या हमारे पास पर्याप्त मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था? हम पेट्रोल डीजल वाहनों को चलाते थे, सड़क पर चलते हुए जहां हमें लगा कि पेट्रोल कम हो रहा है या डीजल कम हो रहा है हम जाकर के पंप से पेट्रोल या डीजल भरवा लेते थे। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो रही थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज कर रहा था। अगर हम रास्ते में अपनी जर्नी पे जा रहे हैं और बीच में बैटरी जो है वो लो हो जाती है, तो क्या हमारे पास पर्याप्त मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर था? उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। यानी कि अगर आप दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं, अब आपको इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को साइमल्टेनियसली चार्ज करने के लिए एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है
वो गुरुग्राम राज्य के अंदर स्थापित किया गया है। दिस चार्जिंग स्टेशन विल नॉट ओनली बूस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री इन द रीजन बट विल ऑल्सो एक्ट एज एन बेंचमार्क फॉर लार्ज ईवी चार्जिंग स्टेशंस अक्रॉस द नेशन इन फ्यूचर। अब ऐसी कदम जब आते हैं तो ये सिर्फ गुरुग्राम या सिर्फ हरियाणा के लिए एक बड़ी बात नहीं होती है, पूरे देश के लिए एक बेंचमार्क जो है वो स्थापित हो जाता है कि देश के अंदर अलग अलग शहरों में, अलग अलग हिस्सों में इस तरीके के चार्जिंग स्टेशन जो है वो बनाए जाने चाहिए, ताकि जैसे आज हमको हर थोड़े किलोमीटर के डिस्टेंस पर फ्यूल पंप्स, पेट्रोल पंप्स नजर आते हैं, अब ऐसे ही हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस भी नजर आएंगे। तभी वो कॉन्फिडेंस जो है वो कंज्यूमर का या यूजर्स का डेवलप हो पाएगा, और तभी वो शिफ्ट जो सरकार चाहती है कि पेट्रोल डीजल वाहनों को छोड़ करके हम बिजली से चलने वाले वाहनों की ओर जाएं, वो कदम जो है वो सफल हो पाएंगे। क्वेश्चन इससे रिलेटेड देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन विद अ चार्जिंग कैपेसिटी ऑफ 100 व्हीकल साइमल्टेनियसली हैज बीन रिसेंटली सेट अप इन विच सिटी ऑफ हरियाणा। 100 इलेक्ट्रिक वाहनों को एक साथ चार्ज करने की क्षमता रखने वाले ईवी चार्जिंग स्टेशन को हरियाणा के किस शहर में हाल ही में स्थापित किया गया है? तो आंसर हम जानते हैं, गुरुग्राम वो शहर है जहां पर यह स्टेशन जो है वो बनाया गया है। आई होप दोस्तों चीजें हमको क्लियर हो रही हैं। अगला हमारा आर्टिकल जो है वो पानीपत शहर से संबंधित है। दरअसल पानीपत शहर के समलखा इलाके में एक छोटा सा गांव है जहां पे 187 प्राचीन चांदी के सिक्के मिले हैं। एंशिएंट सिल्वर कॉइन्स जो है वो मिले। 187 प्राचीन चांदी के सिक्के हरियाणा के पानीपत शहर के एक गांव के अंदर मिले हैं, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल जनवरी 2022 में ही करीब 186 प्राचीन समय के चांदी के सिक्के मिले थे। कहां पर? पट्टी कल्याणा गांव, जो कि समलखा इन पानीपत है। पानीपत जिले के समलखा इलाके में पट्टी कल्याणा एक छोटा सा गांव है, वहां पर कंस्ट्रक्शन चल रही थी, एक मंदिर बनाया जा रहा था, और उस मंदिर की खुदाई के दौरान 186 चांदी के सिक्के मिले थे। ये दो हिस्सों में मिले थे, पहले शायद 100 के करीब मिले थे और बाकी जो है वो कुछ समय बाद मिले थे। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो बन गया था। इस तरीके से जमीन के अंदर ये एंशिएंट टाइम्स के सिल्वर कॉइन्स जो है वो मिले थे। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा सकता है कि कहां पर ऐसा हुआ था कि इस तरीके के सिल्वर कॉइन्स जो है वो हमें देखने को मिले थे, जमीन के अंदर से निकले थे। ये कॉइन्स जब मिले तो इस बात की सूचना जो है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दी देगी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में आप जानते होंगे, ये भारत सरकार की वो इकाई है जो एंशिएंट चीजें, कोई भी एंशिएंट डेवलपमेंट होती है, कोई प्राचीन काल की बिल्डिंग मिलती है, कोई ऑब्जेक्ट मिलता है, कोई भी ऐसी चीज जिसका संबंध एंशिएंट इंडिया से हो, उस दिशा में अगर कोई भी डिस्कवरी होती है तो उससे डील करता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और जैसे ये सिक्के मिले तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को इसकी जानकारी दे देगी, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इन कॉइन्स का अध्ययन, इनकी स्टडी जो है वो करना शुरू की, और ये बात बताएगी कि इनकी स्टडी करने के बाद इन सिक्कों के ऊपर इस पट्टी कल्याणा गांव का नाम लिखा जाएगा, सो दैट आने वाली जनरेशंस को पता चल सके ये सिक्के कहां से मिले थे। तो पानीपत के समलखा इलाके के पट्टी कल्याणा गांव से सिक्के मिले थे। इन सिक्कों के ऊपर पट्टी कल्याणा लिखा जाएगा, एंड दे विल बी केप्ट इन द स्टेट म्यूजियम गोइंग टू बी बिल्ट इन पंचकुला। हरियाणा के पंचकुला में एक स्टेट म्यूजियम बनाया जा रहा है, वहां पर इन सिक्कों को रख दिया जाएगा, सो दैट इनको फॉर ईयर्स टुगेदर प्रिजर्व कर दिया जाए, प्रोटेक्ट कर दिया जाए, इन्हें वहां पर संग्रह करके संग्रहालय में, म्यूजियम में प्रोटेक्ट करके रख दिया जाएगा। तो ये आर्टिकल है। क्वेश्चन इससे ऐसा आ सकता है, रिसेंटली 186 एंशिएंट सिल्वर कॉइन्स वर फाउंड फ्रॉम विच विलेज ऑफ हरियाणा। हाल ही में हरियाणा के किस गांव से 186 प्राचीन चांदी के सिक्के मिले थे? तो सर आंसर जो है वो हमने ऑलरेडी देख लिया है, पट्टी कल्याणा वो गांव है, उस गांव का नाम है जो कि समलखा इलाके में पानीपत जिले में आता है, जहां से 186 सिक्के हमको चांदी के एंशिएंट टाइम्स के एक मंदिर के कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में खुदाई के दौरान मिले थे। चलते हैं दोस्तों अगले आर्टिकल पर। क्योंकि हम जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो रिपब्लिक डे परेड से जुड़ा हुआ सवाल जो है वो भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट जो जनवरी महीने का रहता है वो होती है गणतंत्र दिवस समारोह परेड। तो रिपब्लिक डे परेड 2022 में हरियाणा राज्य की झांकी जो है वो अपने खेल कूद की उत्कृष्टता को, अपनी सक्सेस इन स्पोर्ट्स को दर्शाने के लिए जो है वो हरियाणा की झांकी को थीम किया गया था। तो इससे संबंधित सवाल जो है वो हम देख लेते हैं। हरियाणा राज्य का टैब्लो, वो झांकी जो रिपब्लिक डे परेड, गणतंत्र दिवस समारोह परेड 2022 में डिस्प्ले की गई थी, it displayed the proactive policies of state government to promote the
स्पोर्ट्स कल्चर इन हरियाणा। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में हरियाणा की झांकी ने हरियाणा में खेल कूद की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किस तरीके से राज्य सरकार अपनी सक्रिय नीतियों का प्रदर्शन करती है, किस तरीके से सक्रिय नीतियां सरकार द्वारा लाई गई। उद्देश्य यह था कि स्पोर्ट्स कल्चर जो है वो डेवलप हो सके। और अनडाउटेडली सर, अगर हम इतिहास देखें तो हरियाणा वो राज्य रहा है जिसने वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स इस देश को दिए हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम जो है वो रोशन किया है। एग्जाम्पल हमने मोस्ट रिसेंटली इसी आर्टिकल में सूबेदार नीरज चोपड़ा जी की बात करी, तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो हरियाणा राज्य से संबंधित है और जिन्होंने खेलकूद की दिशा में देश का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। तो इस तरीके की झांकी जो है वो यहां पर हरियाणा राज्य की देखने को मिली थी 2022 की गणतंत्र दिवस समारोह परेड में। इसका थीम क्या था, किस विषय पे ये बनाई गई थी? हरियाणा नंबर 1 इन स्पोर्ट्स। तो थीम क्या था? हरियाणा राज्य जो है वो खेल कूद की दिशा में पहले स्थान पर है, हरियाणा नंबर 1 इन स्टेट्स। इसमें यह दर्शाया गया था कि कैसे 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में 7 मेडल जो हैं भारत को मिले थे, जिसमें 4 मेडल जो हैं वो हरियाणा के खिलाड़ियों के थे। यानी कि टोटल 7 मेडल जो भारत ने टोक्यो ओलंपिक्स में जीते, उसमें से 4 मेडल जीतने वाले जो खिलाड़ी थे वो हरियाणा राज्य के रहने वाले थे। तो स्पोर्ट्स कल्चर जो है वो यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है। पैरा ओलंपिक्स 2020 में टोटल 19 मेडल भारत ने जीते थे, जिसमें हरियाणा के 6 प्लेयर शामिल थे जिनको 2 गोल्ड मेडल भी मिले थे। तो पैरा ओलंपिक्स में भी वही स्टोरी जो है वो रिपीट हुई। 19 टोटल मेडल जो है वो पैरा ओलंपिक्स 2020 में भारत ने जीते, जिसमें से 6 मेडल जो है वो हरियाणा के खिलाड़ी थे और इन 6 मेडल्स में से 2 गोल्ड मेडल भी हरियाणा के खिलाड़ियों ने जो है वो जीते थे। तो हरियाणा की स्पोर्ट्स का जो सक्सेस है वो किसी से भी छुपा नहीं है। सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से सबसे शानदार प्रदर्शन जो है वो हरियाणा राज्य के खिलाड़ियों का किसी भी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में हमेशा से रहता है। और इसी चीज को दर्शाया गया था 2022 के गणतंत्र दिवस समारोह की झांकी में, जो कि हरियाणा राज्य से संबंधित थी। व्हाट वाज द थीम ऑफ हरियाणा टैब्ल्यू फॉर 2022 रिपब्लिक डे परेड? हेल्दी हरियाणा, अनएम्प्लॉयमेंट फ्री हरियाणा, हरियाणा नंबर 1 इन स्पोर्ट्स, ऑनर फॉर एवरीवन। तो क्या थीम था वो हमने समझा है। नंबर 1 इन स्पोर्ट्स, हरियाणा राज्य जो है वो खेल कूद की दिशा में नंबर 1 है। ये थीम, ये विषय पर हरियाणा राज्य की झांकी जो है वो रिपब्लिक डे परेड में हमको देखने को मिली थी। आई होप हम यहां तक चीजें जो है वो समझ पाए होंगे। इस डिस्कशन में लास्ट आर्टिकल जो है हमारा वो बात करता है क्लीन हरियाणा कैंपेन के बारे में। तो कुछ समय पहले जनवरी 2022 में ही एक क्लीन हरियाणा कैंपेन जो है वो हरियाणा सरकार के एक पर्टिकुलर विभाग के द्वारा शुरू किया गया था। जानेंगे किसके द्वारा इसको शुरू किया गया था। तो जनवरी 2022 में हरियाणा पुलिस ने क्लीन हरियाणा कैंपेन जो है वो शुरू किया था अगेंस्ट ऑल इलीगल एक्टिविटीज। जब हम इस तरीके का कैंपेन देखते हैं क्लीन हरियाणा, तो हमें लगता है कि ये स्वच्छता संबंधित चीजें होंगी, लेकिन नहीं। इसको शुरू किया गया था हरियाणा पुलिस के द्वारा। किस लिए? जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं उन्हें रोकने के लिए उस दिशा में यह कैंपेन जो है वो चलाया गया था। अंडर विच द पुलिस इज इन हंट ऑफ दोज इन्वॉल्व्ड इन द बिजनेस ऑफ गैम्बलिंग, स्पेकुलेशन, इलिसिट लिकर एंड ड्रग्स। इस कैंपेन के तहत पुलिस जो है वो जुआ खेलने वाले, सट्टाबाजी करने वाले, अवैध शराब और नशीले पदार्थों का धंधा करने वाले लोगों की तलाश में है। उन्हें पकड़ा जा रहा है, उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लिया जा रहा है। उद्देश्य यह है कि इस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज को बंद किया जा सके, या इस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज करने वाले लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके, ताकि सोसाइटी के अंदर इस तरीके की चीजें जो है वो खत्म हो सके। तो इस प्रकार की चीजों को साफ करने के लिए या सोसाइटी को साफ करने के लिए क्लीन हरियाणा कैंपेन जो है वो चलाया गया था। तो इस तरीके से सवाल हमसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा सरकार के किस विभाग ने क्लीन हरियाणा कैंपेन की शुरुआत करी थी। तो दिमाग में आता है कि क्लीन हरियाणा शायद साफ सफाई से लेकर ना हो या हेल्थ रिलेटेड कोई कैंपेन ना हो। तो सर इसका आंसर होगा पुलिस डिपार्टमेंट। ऑप्शंस है हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो हमें याद रखना है स्वास्थ्य विभाग नहीं, राजस्व विभाग नहीं, ग्रामीण विकास विभाग नहीं, पुलिस विभाग जो है उन्होंने स्वच्छ हरियाणा कैंपेन शुरू किया था। आई होप दोस्तों ये सारे के सारे आर्टिकल्स आपको क्लियर हुए होंगे। दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, जो न्यूज आइटम्स थे, जो जनवरी के अंदर देखने को मिले थे और एग्जाम के अंदर जिनके आने की प्रोबेबिलिटी है, वो मैं यहाँ आपके साथ में डिस्कस कर रहा था। आप लोगों के रिक्वेस्ट पर ये स्पेशल जनवरी टू जून तक की सीरीज जो है
वो हम आपको देने जा रहे हैं। कोई भी आपकी फीडबैक है, कोई आपकी राय है, कोई आपका सुजेशन है, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। कैसी लग रही हैं आपको ये क्लासेस, क्या आप इन्हें हेल्पफुल जो है वो आपको लग पा रही हैं? तो ज़रूर अपनी वैल्यूएबल फीडबैक जो है वो हमें कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। अगर ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को शेयर ज़रूर कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।